नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। किसान कर्ज माफी के लिए राज्य खुद जुटाएं संसाधन, बैंकों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री की नसीहत, विपक्ष की तुरंत लागू करने की मांग। बैंकों के फंसे कर्ज पर वित्त मंत्री चिंतित, कहा आरबीआई तैयार कर रहा है बड़े बकायेदारों की सूची, जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर आमराय की कोशिश, बीजेपी ने बनाई 3 मंत्रियों की समिति, सहयोगी और विपक्षी दलों से होगी बात। दार्जिलिंग के सरकारी दफ्तरों में बेमियादी बंद, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन के दौरान छिटपुट हिंसा, राज्य सरकार ने राजनीतिक फायदे का लगाया आरोप। उपराष्ट्रपति का बेहतर समाज के लिए मीडिया की आजादी पर जोर, कहा प्रेस पर हमले से नागरिक अधिकारों पर बुरा असर, सूचनाओं तक पहुंच में बाधा नहीं बनी सरकार। और आइए देखते हैं पहली खबर। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी के ऐलान के बाद इसकी शर्तों पर अब बहस छिड़ गई है। विपक्षी दलों ने इस घोषणा को तुरंत लागू करने की मांग की, तो वित्त मंत्री ने कर्ज माफी को लेकर राज्यों को अपने स्तर पर काम शुरू करने को कहा। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी के ऐलान के बाद इसे लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा हो रही है। राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। समिति ख्याल रखेगी कि कर्ज माफी का फायदा अमीर किसानों को नहीं मिले। शिवसेना का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण ही सरकार कर्ज माफी पर मजबूर है। ये उन्होंने जो आंदोलन किया उसकी ये सफलता है, ऐसा कह सकते हैं। और किसानों ने बहुत मेहनत की है और इस नतीजे पर सरकार इस नतीजे पर पहुंचे, उसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं। कांग्रेस और एनसीपी की मांग है कि ये फैसला तुरंत लागू हो, जिससे किसानों को समय पर कर्ज मिल सके और वो खेती बाड़ी पर ध्यान दे सकें। अभी खरीफ का सीजन जल्दी सामने आ रहा है, जल्दी से जल्दी बैंक में जाकर नया कर्जा के लिए जो आपकी आवश्यकता है, ये पैसे मांगने के लिए ध्यान दीजिए और ये पैसे की मदद लेकर खाद और बाकी जो खेती के लिए, बुआई के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो हासिल करके काम करके अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान दे दें। इन प्रिंसिपल का जब तक जीआर में रूपांतर नहीं होता है, उसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इशू नहीं करता, सरकारी आदेश जब तक जारी नहीं होता है, तब तक इसका अमल कैसे होगा, कब होगा, कब से होगा और किसके लिए जारी होगा, ये सब अनकंडीशनल होगा तो ही मैं समझूंगा कि सबके लिए, सब किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज माफी पर राज्य को ये नसीहत दी। States which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. वित्त मंत्री का बयान ऐसे वक्त आया है जब मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी किसान आंदोलन हो रहे हैं। पंजाब में सोमवार को किसानों ने धरना दिया और कर्ज माफी की मांग की। राजस्थान में भी भारतीय किसान संघ 15 जून को धरना देंगे। महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश ने 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, कर्ज माफ़ी एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो मैं पिछले कुछ महीनों में कहूँ लगातार देश के अलग अलग राज्यों में इसकी तपिश बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार चुनाव से पहले यानी कि बीजेपी कर्ज माफ़ी को उसने मुद्दा बनाया था और कई राज्यों में इसका ऐलान भी हुआ था। अब राज्यों पर कहा जा रहा है कि आप इसके संसाधन जुटाइए। कैसे देखा जाए और फिर ये किसानों के साथ किस तरीके का न्याय या फिर अन्याय होगा? देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन जीतना होता है, विपक्ष में होती हैं तो बड़े बड़े वादे कर देती हैं, लेकिन जब उसके बाद सत्तारूढ़ होती हैं तो उनके पास मेज़ पे जब कागज़ आते हैं और उनको ज्ञान होता है सही से कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो उनको
फिर मैं समझता हूँ दूसरी आवाज़ में बोलना पड़ता है। ये वित्त मंत्री ने पहली बार नहीं कहा है कि अगर कोई स्टेट अपना लोन वेवर करना चाहती है तो उसको उसके साधन खुद जुटाने होंगे। ये ऐसा एक कथन पार्लियामेंट में भी हुआ और पिछले सेशन में उनसे बातचीत के दौरान मैंने भी उनको कहते हुए सुना। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं और जिन्होंने लोन वेवर अनाउंस कर दिए हैं, इट विल बी ईजियर सेड देन डन, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं है। सर, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास पैसा नहीं है और उनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो पहले ही बहुत कम है। उनके फिस्कल डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा है। उनको एक फिस्कल डेफिसिट 3% लाने के लिए बोला था केंद्र की सरकार ने। अब अगर 35,000 करोड़ या 36,000 करोड़ का लोन माफ़ी या 30,000 का लोन माफ़ी, और अगर वो लोन माफ़ी जो है वो एक बड़ा चंक उनकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका क्रिएट करती है, तो फिर जो दूसरे विकास के काम हैं वो कैसे होंगे? भाई किसानों को सहायता मिलनी चाहिए, इस पे दो राय नहीं है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। किसानों को सहूलियत मिलनी चाहिए, किसानों को के मन में कोई ये शंका नहीं होनी चाहिए कि लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिलीफ ओरिएंटेशन ही हमारी कृषि को आगे बढ़ाएगा या जब तक हमारी कृषि रिम्यूनरेटिव नहीं होती वो आगे बढ़ेगी? अब सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि हमारा मध्यम वर्ग जो है वो सबसे बड़ा वर्ग है और वो आड़े आता है किसानों के हित में। इसलिए एक तो मिडिल मैन है जो पैसे बढ़ा देते हैं, किसान को कम मिलता है और खरीदने वाले को ज़्यादा दाम देना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं या गेहूं का दाम बढ़ जाता है, एकदम से पूरे समस्त भारत में शोर हो जाएगा कि भाई महंगाई बढ़ गई, खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ गई। लेकिन अगर वही मिडिल क्लास वाले लोग अगर अपने पोते या बेटे को डंकन डोनट पे ले जाएंगे या किसी बर्गर की दुकान पे ले जाएंगे और बर्गर वाला 20 रुपए ज़्यादा मांगेगा एक बर्गर की, तो बिना कोई प्रोटेस्ट के दे देंगे। लेकिन टमाटर बेचने वाले को, प्याज आलू बेचने वाले को 2 रुपए ज़्यादा नहीं देंगे 1 किलो पे वो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सोच में बदलाव की ज़रूरत है। और ये जो लोन वेवर्स हैं ये बहुत ही इकोनॉमिक केओस क्रिएट करेंगे। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि खुद से आप साधन जुटाएंगे, तो फिर कहाँ से जुटाएंगे? और क्या फिर उसके बाद सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को मॉडर्नाइज करना, ये सब कहाँ जाएंगी? ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? कहाँ से होगा? कहाँ से आएगा पैसा? लेकिन विनोद जी, ये सरकार की चिंता हो सकती है, लेकिन जिस जनता के सामने राजनीतिक दल घोषणा पत्रों के जरिए ऐसे वादों के साथ जब उतरते हैं और अगर वो किसान उस पर भरोसा करके आपके साथ खड़ा होता है, तो फिर ये छल नहीं है कि सत्ता में आने के बाद आप कहें कि नहीं अब तो हम इंतजाम नहीं कर सकते हैं। देखिए, और जो उसकी दूसरी बातें हैं एमएसपी को लेकर या उसके खर्चे को लेकर, उस पर भी सरकारें मौन हो जाती हैं। तो करें क्या? बोला था सरकार ने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा, जो उनकी कॉस्ट प्राइस है उससे 50% ज़्यादा होगा। ये बात वादा किया था, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं हुआ है। और मेरा ये मानना है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं। और इलेक्शन कमीशन को इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो है, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो देती हैं, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई हमें तो लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोसिक्यूट करने का अधिकार चाहिए। मेरी बहुत विनम्रता से उनसे याचिका है एक मेरी कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उनका भी वो अध्ययन किया करें, और अध्ययन करने के बाद वो इलेक्शन मैनिफेस्टो कितने डूएबल हैं उस बेसिस पर ही उनको क्लियर करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़े बड़े वादे करके जनता से वोट लेती है, वो असल में अपने मैंडेट को पहले से ही विशिएट कर देती है अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाते तो। और इसलिए उसको मिलता है, इसका परिणाम होता है, उनको सज़ा मिलती है जब अगला इलेक्शन होता है। लेकिन बीच के 5 बरस में वो तो जनता है जो पनिशमेंट झेलती। तो इसलिए इस पे समस्त पॉलिटिकल पार्टीज को विचार करना चाहिए। आसमान से तारे तोड़ के लाने का वादा ना करें। देखिए, नेता और वोटर में भी मोहब्बत का रिश्ता होता है, लेकिन जब मोहब्बत परवान चढ़ जाती है, उसमें शादी हो जाती है, तो फिर बात सच्चाई की करनी चाहिए और कह के खड़ा होकर कह देना चाहिए कि भाई हमने आपसे वादा किया था
कि हम बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, अब छोटी गाड़ी से कुछ दिन काम चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि 200 बरस के बाद या 3 बरस के बाद बड़ी गाड़ी मिल जाए। ये मियाँ बीवी में ऐसी बातचीत होती है। बीच की पोजीशन पे आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के हालात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हालांकि कुछ राज्यों में कर्ज माफी की घोषणा सरकारों ने की है, लेकिन फॉर्मूला सामने नहीं आया है। अब ऐसे में किसान फिर करे क्या, क्योंकि उसकी दूसरी दिक्कतें दूर नहीं हो रही। उन वादों पर वो भरोसा करते हुए खड़ा होता है, लेकिन जब सरकारें उन वादों से पीछे हटने लगें तो फिर वो उत्पादन कैसे करेगा? उसके हालात नहीं बदलेंगे तो सरकार बदल देगा। अब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, उसके हालात नहीं बदलेंगे तो सरकार बदल देगा। और आज के दिन मुझे अंदेशा यह है कि जो उत्तर प्रदेश ने किया है और जब मध्य प्रदेश ने जो वादे किए हैं और जो महाराष्ट्र ने किया है, अब ये तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनकी ये सरकार 3 जगह पे नहीं है, सिर्फ और जगह पे भी है। हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने अभी से ही कह दिया है कि 15 तारीख को वो नेशनल हाईवे पे ब्लॉकेट करेंगे। अब देखिए, अगर नेशनल हाईवेज पे ब्लॉकेट्स होंगे, अगर जगह जगह किसान प्रोटेस्ट करेगा, हमारी इकोनॉमी जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है आज के दिन, उसकी हालत और ज़्यादा संगीन हो जाएगी। ये पूरे देश के लिए खतरे वाली बात है। हम लोग बात करते हैं लड़ाइयों की, सेनाओं को लेकर लड़ाइयों की बात करते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में युद्ध तो इकोनॉमिक वॉर्स, बिल्कुल वॉर्स तो इकोनॉमिक होती है। किसी भी देश की मजबूती या उसकी कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था से पहचानी जाती है, और उसको बदलना है तो किसानों की तरफ सरकारों को ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि पहली खबर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। देश में किसानों के गंभीर हालात। महाराष्ट्र सरकार ने किया कर्ज माफी का ऐलान। क्या कर्ज माफी से होगा कृषि संकट का निदान? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देश में बैंकों का बढ़ता एनपीए सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि रिजर्व बैंक बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की एक सूची तैयार कर रहा है और बहुत जल्द इस कार्रवाई का असर भी दिखने लगेगा। उन्होंने बताया कि कर्ज की घटी हुई मांग को बढ़ाने के लिए बैंक अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बैंकों के बड़े बकायेदारों पर सोमवार को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में अहम बैठक हुई। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों की इस बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि लोन डिफॉल्टरों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक को दिवाला कानून के तहत ताकत हासिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका असर भी दिखेगा। Under the new ordinance which was issued, the RBI is at a fairly advanced stage of preparing a list of those debtors where a resolution is required through the IBC process. And you will shortly be hearing about it. वित्त मंत्री ने बताया कि इस नए कानून के तहत बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ 81 मामले दर्ज हैं और 18 के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने बाजार में कर्ज की घटती मांग के सवालों का भी जवाब दिया। बाजार में कर्ज की मांग पिछले साल 10.7% थी, जो अभी घटकर 5.08% के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अरुण जेटली ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा क्षमता में इसे लगातार बढ़ाने की कोशिश में है। You see, the banks are making their best effort through their infrastructure that is available to them to give the credit whenever asked for. But that's a part of the overall demand in the economy also. It's not related to banks alone. वित्त मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई और बैंकों का विलय चर्चा में है। उन्होंने बताया कि इन बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन अच्छा रहा है और वित्त वर्ष 2016-17 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज हुआ है, लेकिन देश में एनपीए का बोझ इन बैंकों के लिए चिंता बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक बैंकों का 5 लाख करोड़ रुपए बतौर एनपीए अटका पड़ा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत और म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में नियम कायदे की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौर में ऐलान करते हुए कहा कि सीमा पार आवाजाही को लेकर
मंत्रालय ने सचिव स्तरीय समिति बनाई है। ये समिति मौजूदा कानून की समीक्षा करेगी। मौजूदा नियम के मुताबिक दोनों देशों के सीमा के 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को बिना वीज़ा के एक दूसरे के यहाँ आने जाने की छूट हासिल है। गृहमंत्री ने कहा कि कई बार उग्रवादी छिपने और अपराध को अंजाम देने के लिए इस नियम का फायदा उठाते हैं। लिहाजा आवाजाही से जुड़े नियमों की समीक्षा कर एक समान कानून बनाने की गुंजाइश तलाशने की कोशिश होगी। I constitute a committee headed by Special Secretary Internal Security to examine the present rules and regulations adopted by the border states for implementation of free movement regime and to give recommendations for uniform and effective implementation of free movement regime. सत्ताधारी बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीदवार पर आमरा बनाने के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई गई है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू शामिल हैं। पार्टी ने बयान में कहा कि समिति बीजेपी के सहयोगी और विपक्षी दलों से बात करेंगे और आमराय बनाने की कोशिश होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 जुलाई को वोट डाले जाने हैं और 20 जुलाई को नतीजों का ऐलान होगा। नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी और 28 जून तक चलेगी। विपक्षी दल भी सर्वसम्मत से उम्मीदवार के लिए बात कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से सरकारी दफ्तरों में अनिश्चितकालीन बंद का दार्जिलिंग में साफ असर दिख रहा है। चलते सैलानियों के बीच संशय का माहौल है और वहां से भी वो अब लौटने लगे हैं। दार्जिलिंग समेत आसपास के जिलों में सुरक्षा के भारी इंतजाम है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दार्जिलिंग के चप्पे चप्पे पर आज ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से बंद के आह्वान के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसी भी अनहोनी की आशंका को टालने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां उतारी गईं। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। Situation is under control and 3 persons have been arrested for yesterday's incident. दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी काम पर नहीं आए। हालांकि कुछ कर्मचारी इसके बावजूद दफ्तर पहुंचे। देखेंगे नहीं होने से तो चला जाएगा, फिर अब नहीं होने से चला जाएगा। क्या लगता है ऑफिस होगा आज? अटेंडेंस ठीक ठाक रहेगा? मालूम नहीं है, हम तो नीचे से आना पड़ता है ना, सुबह आगे बच्चे को छोड़ के। क्या देखेंगे। शहर में कई दुकानें भी बंद रहीं और जो खुली रहीं उनका मानना है कि अगर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दुकान बंद करने का आह्वान करता है तो वो बंद के साथ जाएंगे। सबसे ज्यादा असर सैलानियों पर पड़ा है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आह्वान के बाद पर्यटक आनन फानन में शहर छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग का डिपार्चर 3 बजे है, लेकिन हम लोग 8 बजे सुबह, 7 बजे सुबह, 6 बजे सुबह निकल जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ भी रास्ता पे हो सकता है, ये हम लोग सोच लिया है। इसीलिए अगर ऑफिस दफ्तर बने तो शायद रोड पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सके। दार्जिलिंग को तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अब मोर्चा ने बोला है तो मोर्चा का पालन तो करना ही पड़ेगा। जो बोलेंगे मोर्चा उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। दुकान तो जब बोले हैं कि बंद नहीं रहेगा तो दुकान तो बंद नहीं होना चाहिए। जब लास्ट में वो बोलेंगे कि दुकान बंद करना है तो वो भी किया जाएगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि बंद के लिए वो किसी भी तरह बल प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि लोग खुद इसके समर्थन में दफ्तरों का बहिष्कार कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में पार्टी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के इंतजार में है। इंडिफिनेट ऑफिसेस बंद, ऑफिसेस क्लोजर हुआ है। हम लोग ने फोर्सिबल बंद नहीं किया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का हम लोग चाह रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए कुछ लोग इस आंदोलन को शह दे रहे हैं। दिस इज ए पॉलिटिकल गेम एंड फॉर personal benefit of few person, they are spoiling the whole life of the Darjeeling people. Mamata Banerjee recently taken a decision to set up a secretariat at the hills. बांग्ला भाषा को स्कूलों में अनिवार्य किए जाने से शुरू हुआ ये आंदोलन अब अलग गोरखालैंड की मांग तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट परीक्षा के नतीजे पर लगी रोक हटा दी। कोर्ट ने जल्द ही रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। 3 हफ्ते पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने 8 जून को घोषित होने वाले रिजल्ट पर रोक लगाई थी। इसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
इस रोक का असर 12 लाख परीक्षार्थियों पर पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से नीट 2017 के मामले में याचिका पर सुनवाई न करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 26 जून को अमेरिका में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री 25 जून को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। मुलाकात के दौरान H-1B वीज़ा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच रिश्तों और रणनीतिक भागीदारी मजबूत करने पर भी बातचीत होनी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मामला भी दोनों के बीच अहम होगा। कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी चर्चा है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों की फोन पर बातचीत जरूर हुई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि बेहतर समाज के लिए आज़ाद मीडिया बेहद ज़रूरी है। मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज़ादी के दौर में मीडिया की भूमिका को अहम मानते हुए ये कहा कि आज के दौर में भी मीडिया को सत्ता पर नजर रखनी चाहिए। वो नेशनल हेराल्ड के स्मारक संस्करण के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मीडिया की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि आज़ाद मीडिया समाज के लिए सिर्फ फायदेमंद नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। उन्होंने पोस्ट ट्रुथ और वैकल्पिक तथ्यों के दौर में मीडिया की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभानी चाहिए। If press freedom is attacked, it will result in the jeopardizing of citizens' rights. When faced with unjust restrictions and the threat of attacks, self-censorship in the media can have the opposite effect, aiding the covering up of abuses and fostering frustration in marginalized communities. मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि मीडिया के कामकाज पर राज्य को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि आवाम के हितों के लिए मीडिया पर अंकुश लगाया जाता है, लेकिन इस बहाने राज्य को सूचना के प्रवाह पर लगाम कसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। By the same token, the state shall not impede the free flow of information that will go a long way in protecting and promoting the citizens' rights. The media, if it is to remain true to its calling, has to do likewise. उपराष्ट्रपति ने आजादी के दौर में मीडिया की भूमिका को अहम करार देते हुए कहा कि मीडिया हमेशा देश को जगाने का काम करता रहा है। नेशनल हेराल्ड के स्मारक संस्करण के मौके पर हामिद अंसारी ने ये बातें कहीं। इससे पहले संस्करण की पहली प्रति उन्हें भेंट भी की गई। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार आलोचना की कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। The power of truth is being completely replaced by the truth of power. And anybody who attempts to say the truth, who attempts to stand for the truth, is pushed aside. कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नेशनल हेराल्ड की अहमियत गिनाते हुए कहा कि आजादी के दौर में इस अखबार ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में नेशनल हेराल्ड उसी विरासत को आगे बढ़ाएगा। I am sure under the wise counsel of Congress Supremo, Srimati Sonia Gandhi and astute dynamism of Sri Rahul Gandhi, the National Herald will re-emerge as the potent voice of all right-thinking people of India. 20 जून को दिल्ली में इसके प्रिंट संस्करण का विमोचन होगा। नेशनल हेराल्ड साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर निकलेगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के 11 कैदियों को रिहा किया है। भारत ने कैदियों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा। इन सभी कैदियों को पूरी सजा काटने के बाद रिहा किया गया। अधिकारियों ने इसे सद्भावना संकेत करार दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, लिहाजा इस रिहाई से दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से इस कदम को अहम बताया जा रहा है। औद्योगिक उत्पादन विकास दर अब पिछड़कर 3.1% रह गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में विनिर्माण, खनन और ऊर्जा सेक्टर में प्रदर्शन खराब रहा।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP 6.5% रहा था। CSO ने मार्च में IIP को संशोधित कर 3.75% कर दिया। दूसरी तरफ दाल और सब्जियों की कीमत में गिरावट के चलते खुदरा महंगाई गिरकर 2.18% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल में यह आंकड़ा 2.9% था, जबकि बीते साल मई में खुदरा महंगाई 5.76% पर थी। आपको बता दें कि सब्जियों की कीमत में 14.25% और दाल में 20% की गिरावट आई है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।